बाबा साहब ने कहा था कि मनुवादी कहीं भी जाएगा, जात उसके साथ जाएगी। हर स्टेट में एक कम्युनिटी अम्बेडकराइट्स की इकट्ठी हो गई है। तो यहाँ पे 50 स्टेट हैं। ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बिखराव नहीं हुआ। बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, अत्याचार होते हैं, नेग्लेक्ट किया जाता है, और जो उनके मानवीय अधिकार है उनका दमन रोजाना होता है। बड़े ही घिन घिन तरह के उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। जब उनकी खबर पूरे संसार में फैलती है तो हमको शर्म आती है। जितने भी मैनेजमेंट में थे, जो मंदिर बनवाने वाले, उनके सबके खिलाफ केस हैं, और साबित होने के बाद वो जेल भी जा सकते हैं, जुर्माना भी देंगे। हम ही रहे तो हम क्या हैं, और तुम ही रहे तो तुम क्या हो। हम अम्बेडकर नहीं बन सकते, लेकिन वो काम कर सकते हैं जिससे अम्बेडकर स्पिरिट को एक गर्व पैदा हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं अभी सीधे मैरीलैंड से। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जो भारतीय मूल के हैं, राहुल दीपांकर, और पिछले 50 साल से ये अमेरिका में हैं। और सबसे खास बात है कि वहाँ AIC अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर चला रहे हैं जो मैरीलैंड में है। डॉक्टर साहब से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का सफ़र कैसा रहा और अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का मिशन क्या है। वैसे तो हर अम्बेडकरवादी का मिशन पे बैक टू सोसाइटी होता है, लेकिन डॉक्टर साहब नेशनल दस्तक पर स्वागत है। और दुनिया भर में जो आपको देखेंगे लोग इस वीडियो को, उनके लिए क्या कहेंगे, कैसे आप लोग AIC अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के जरिए ग्लोबली पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं। जी, ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया है। मैं थोड़ी सी सूचना और विस्तार से मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं ऊंचा गांव बुलंदशहर यूपी से हूँ पैदा, हम्म। और 1980 जुलाई में मैं अमेरिका आया। और उससे पहले मैं मेडिकल ऑफिसर था नई दिल्ली में, और यहाँ आने के बाद दोबारा से रेजिडेंसी किया। अच्छा, आप और बिहार से नहीं है, यूपी से हैं? यूपी से। जी जी जी। 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 और मेरी सामाजिक और राजनीतिक जागृति उस समय की है जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पीक पे थी। हमारे नेता थे, हमारे श्रोण प्रेरणा स्रोत थे श्री BP मौर्य, श्री संघप्रिय गौतम जी। वो मेरे बचपन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और मैं 1967 और 59 के इलेक्शन में भी एक नौजवान की तरह भाग ले चुका हूं प्रचार करने में। तो सामाजिक जागृति बहुत पहले हो चुकी थी, क्योंकि मेरा परिवार और मेरे इर्द गिर्द जितने बुजुर्ग थे वो सब जागरूक थे और बातचीत किया करते थे। इसी तरह से हमको जागृति मिली। तो वहां से आने के बाद, रेजिडेंसी करने के बाद, मैंने एकदम यहाँ पे सामाजिक कार्य करना शुरू किया, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी जो मुझसे कई साल पहले बनी थी, उसका नाम था विजन, वॉलंटियर्स इन सर्विस ऑफ इंडियाज ऑप्रेस्ड एंड नेग्लेक्टेड। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारत से 1970 की शतक में जो लोग आए होंगे, जो यहाँ पे सेटल हुए होंगे, वो 1950 या 1960 में कॉलेज गए होंगे जब यहाँ आए होंगे। उसके बाद फिर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने के साथ फिर सामाजिक कार्य करना और संस्थाएं बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही रेयर और काम था। क्योंकि बहुत सारे कम लोग जो दलित बैकग्राउंड से यहाँ आए और जो हाई एजुकेशन प्राप्त कर चुके थे, वो बहुत ही मुट्ठी भर लोग थे। और ये विजन ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो बनाई थी, वो शुरुआत की थी डॉक्टर शोभा सिंह, जो फिजिसिस्ट थे, PhD,
और पुरानी बेल कंपनी के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। उनके साथी थे जैसे डॉक्टर बरुआ, एलन बरुआ, और हरदयाल जी, वी के चौधरी साहब, और बहुत सारे लोग जो जैसे पी.एन. आर्या जी, मधु कामले जी, बागड़े जी। तो एक ही मीटिंग के लिए, विजन की 20 लोगों की मीटिंग के लिए हमको कम से कम 5 या 6 स्टेट से लोग आते थे और एक मीटिंग में बैठते थे। और उन दिनों इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन चली। वो 1978 में बनी, लेकिन उसके बाद कुछ बिखराव हुआ। लेकिन 212 में एक एक नई पौध जो यहाँ पे आई, जो टेक्नोलॉजी एजुकेटेड थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उनको जॉब्स वगैरह मिले, यहाँ पे काम मिले, धंधे में कुछ लोगों ने बिजनेस भी शुरू की, जैसे हमारे विजय कुमार गौतम जी का है। तो एक नया जोश था, और ये नई राजनीतिक जागृति जो इनके पास थी वो माननीय कांशीराम के समय की थी, और इनको बीएसपी से लगाव था। लेकिन पॉलिटिक्स से ज्यादा एक बात बताना चाहता हूं कि हम जितने भी भारतीय लोग यहाँ पे माइग्रेट होके यहाँ सेटल हुए हैं, अपनी जिंदगी स्थापित की है, नया देश को अडॉप्ट किया है, उसके बावजूद भी हम भारत के दूत हैं, और भारत के बारे में हमेशा गर्व ही प्रदर्शित करना। मेरे छोटे छोटे 2-3 सवाल पहले ले लिया जाए सर। तो जी क्या है कि एआईसी की स्थापना कब की आप लोगों ने मैरीलैंड में जो है? जी, 212 में। 2012। जी, 2012 में, सॉरी। जी 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 जी। तो लगभग 25 12 13 साल हो रहे हैं। जी हाँ। आपने कहा कि शुरुआत में बहुत कम, खासकर भारत के लोग तो 3 करोड़ एनआरआई हैं दुनिया भर में। अगर आप बात करें अमेरिका में, यूरोप में, चूंकि आप लगातार ग्लोबली जुड़े हुए हैं लोगों से, तो खासकर बीकर सेक्शन के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, ये सब मिलाकर कितने होंगे आपके संस्थान में, और दुनिया भर में कितने लोग अब तक हैं? जी, दुनिया भर के आंकड़े मेरे पास इस वक्त नहीं है। हम्म। लेकिन मैं भारत में, ये इसमें अमेरिका में हाँ हाँ। कह सकता हूं कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति के बाद बहुत सारे हमारे जवान लोग अमेरिका आए, क्योंकि यहाँ की टेक्नोलॉजी कंपनीज ने उनको नौकरियां दी। तो मैं समझता हूं हर स्टेट में आपको दलित ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, और हर स्टेट में एक कम्युनिटी अम्बेडकराइट्स की इकट्ठी हो गई है। तो यहाँ पे 50 स्टेट हैं। तो मैं आपको भरोसे से कह सकता हूँ कि कम से कम 1 या 2 हजार लोग हर स्टेट में आपको मिलेंगे। और आपकी संस्था से, एआईसी से, कितने लोग जुड़े हुए हैं लगभग? एआईसी में कम से कम भी 1.5 या 2 हजार लोग जुड़े हुए हैं, और पूरे देश के लोग, क्योंकि पहले छोटी छोटी संस्थाएं बनाते थे, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते थे। ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बिखराव नहीं हुआ। और आपको मालूम होगा कि यहाँ पे पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम से अपना वो चलाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। और आज तक कोई बिखराव नहीं हुआ, और बड़ी शांति से और बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। जी जी बिल्कुल भाई, वही मैं चाह रहा हूँ कि बहुत संक्षेप, छोटे छोटे शब्दों में बताए तो लक्ष्य क्या है संस्था का? जी मिशन। जी, मिशन सीधा है। देखिए, बावजूद इसके कि हमारी संख्या इतनी नहीं है जितनी सवर्ण लोगों की है यहाँ पे, हम्म। हमारे पास धन संपत्ति इतनी ना हो जितनी उनके पास है, लेकिन हमारा जो जोश है, जो हमें ताकत है,
जो मॉरल पावर हम लेके आगे बढ़ते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। तो आ, हम, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जन्म होने के साथ साथ हम भारत राष्ट्र के ऊपर गर्व प्रदर्शित और प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन जब हम समाचार देखते हैं, न्यूज देखते हैं, सोशल मीडिया पे, जनरल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, कि एक बहुत बड़ी सामाजिक संख्या को, समाज के सेक्शन को इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, अत्याचार होते हैं, नेग्लेक्ट किया जाता है, और जो उनके मानवीय अधिकार है उनका दमन रोजाना होता है, और बड़े ही घिन घिन तरह के उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। जब उनकी खबर पूरे संसार में फैलती है तो हमको शर्म आती है। अभी शर्म के एक साथ, जी, संस्था जी का अचीवमेंट क्या क्या है जो आप बताना चाहेंगे? जी जी, तो हमारा पहला मकसद ये है कि दलितों के और पिछड़ों के और माइनॉरिटीज के, औरतों के जितने भी ऑप्रेस ग्रुप हैं, उन सब के जितने भी मानव अधिकार हैं उनको जागरूक रखना, उनको आगे बढ़ाना, उनकी सुरक्षा करना, नंबर 1। नंबर 2, दलितों की हालात जो हैं, जो उनके ऊपर हर स्टेट में, हर गांव में, हर शहर में कोई ना कोई वारदात रोजाना सुनने को मिलती है, जो उनके हकों का हकों की हत्या की जा रही है, उनको पूरे संसार में, पूरे संस्कार के समाज को जागृति पैदा करना, ये हम चाहते हैं। तीसरा, जी 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 जी, कंटिन्यू। तीसरा ये है, क्योंकि हम अमेरिका में हैं, और आप जानते हैं कि संसार की जियोपॉलिटिक्स भी आजकल काफी आपस में एक दूसरे से कनेक्शन हो गया है। तो जो हमारे जिले में होता है वो हमको शिकागो में 1 घंटे में पता चल जाता है। तो ये सब जानते हुए हम ये समझते हैं कि हमारी संस्था अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के प्लेटफॉर्म से, उसके तहत इकट्ठा होकर अपनी आवाज पूरे संसार में ही नहीं, भारत को वापस भी पहुंचा सकते हैं, और उनको बता सकते हैं कि हमको मालूम है भारत में क्या हो रहा है, और पूरा पूरा संसार इसके बारे में बातचीत कर रहा अच्छा, मैं एक बात अगर समझना चाहूँ, अभी मैंने कल ही एक वीडियो देखा, मैंने बहुत सारे एनआरआई भारतीय बहुजनों से बात की है। है। कल जी एक वीडियो देखा, एक भारतीय मूल का सवर्ण जो अमेरिका में रेसिडेंशियल है, वो एक ब्लैक आदमी से उसका एड्रेस पूछ रहा था, आईडी प्रूफ मांग रहा था। तो क्या आप जो जो एससी एसटी ओबीसी के लोग अमेरिका में एनआरआई हैं, क्या उनके साथ वहाँ भी जातिवाद करते हैं, जो भारतीय मूल के जो मनुवादी जातिवादी सोच के लोग वहाँ हैं? जी, ये इनके बहुत सारे उदाहरण हमको मिले हैं। मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, तो और मैं अकेला हूँ, लेकिन ये सिस्टम के तरीके से मैंने अपने जाति तौर पे ये नहीं देखा था। लेकिन ये जो नई पीढ़ी आई है, और जो नौकरियां करके बजाय इसके कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस जो मैंने की है, वो उनको बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिले हैं कि उनके साथ उसी तरह का एटीट्यूड और व्यवहार दिखाया दिखाया जाता है जो हमारे गांव और शहर भारत में होता है। और ये एक एग्जाम्पल के तौर से मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुजन लोगों ने मिलके इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। जैसे आपने सुना होगा, सिएटल में कोर्ट केस भी दाखिल किया गया, उसमें जीत भी हुई, और वहां की स्टेट ने लॉज में भी रिफॉर्म लाए, सुधार लाके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को उसमें शामिल किया। और इसी तरह की जागृति और लड़ाई कैलिफोर्निया में हुई, और बहुत सारे स्टेट्स हैं, सिंसिनाटी में, इधर ओहायो में कुछ लोगों ने केसेस बाहर लाए, दिखाए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मनुवादी कहीं भी जाएगा जात उसके साथ जाएगी, तो यही एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे कि जब भी कोई
कोई सवर्ण और या मनुवादी ये जानता है कि आप दलित हैं, तो या तो आपको प्रगति से रोका जाएगा, या आपको काम अच्छा नहीं दिया जाएगा, या आपको एक सेक्शन ऐसे में दिया जाएगा जहां आपकी तरक्की आगे ना हो सके। तो इस तरह के व्यवहारिक दुष्व्यवहार बहुत जगह देखने को मिले हैं, और ये सब मीडिया में भी आया है। जी, मैंने देखा वहाँ मंदिर बनवाए गए, मजदूरों के पैसे नहीं दिए गए। जी हाँ, जी हाँ। मैंने पढ़ा अब है उससे बड़ा कि, क्या। हाँ मैंने जी पढ़ा है वहाँ की जाति, इंग्लैंड में मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ तो एक क्लब का नाम ही रख दिया गया शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के नाम पर। जी जी जी। इससे ज्यादा क्या शर्मनाक बात हो सकती है कि वहां से लोगों को आ, बंदी की तरह लाए, उनसे काम करवाया, मंदिर बनवाया, उसी मंदिर में उनको घुसने नहीं देते हैं, और जिनकी दिहाड़ी भी उनको देने से मना कर दिया। एक एक लेकिन सवाल, यहाँ। वहाँ के जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी है। जी इस तरह की जो सोच के लोग हैं, जातिवादी मनुवादी सोच के लोग, क्योंकि रेसिज्म में ये नहीं आता है, पूरे अमेरिका जी में कानून के खिलाफ नहीं है, जी उसके बावजूद भी एक डर तो है, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन है और क्विक रिएक्शन है। जी। ये सही बात है, क्योंकि यहाँ ये दावा किया जाता है, और मैं मानता हूं ये सही है, कि दिस इज अ नेशन ऑफ लॉज। अब आप जानते हैं कि अम, हमारे राष्ट्रपति को भी कितने केस झेलने पड़े इस इलेक्शन से पहले। तो यहाँ लॉज स्ट्रेट हैं, बड़े ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी। और एक बार सबूत किसी को मिलता है, उसको छोड़ा नहीं जाता। तो आप जानते हैं कि जितने भी मैनेजमेंट में थे, जो मंदिर बनवाने वाले, उनके सबके खिलाफ केस हैं, और साबित होने के बाद वो जेल भी जा सकते हैं, जुर्माना भी देना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे लॉज के ऊपर, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो सिएटल में केस हुआ, वो भी उसी बिना पे सफल हुआ। जो यहाँ का जो सामाजिक और कानूनी रचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो इसी तरह से काम करता है जैसा हम उम्मीद करते हैं, चाहे आप छोटे हों, बड़े हों, गरीब हो, अमीर हो, या ब्लैक हो, वाइट हो, कोई भी इमिग्रेंट हो, नॉन इमिग्रेंट हो। आर्थिक तरक्की की बात करें तो क्या वहाँ भी जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो कॉरपोरेट में घुस पाए हैं? क्या वो कॉरपोरेट के हिस्सा हैं? क्या वो सिलिकॉन वैली के हिस्सा हैं? क्या उनकी एआई में पकड़ है, या वो अभी भी मेडिसिन में हैं, या यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, या जी कॉरपोरेट में जा पा रहे हैं, मौका मिल रहा है? जी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, 1970 1980 तक हम लोग डॉक्टर की हैसियत से, इंजीनियर की हैसियत से, और प्रोफेसर की हैसियत से आते थे। बहुत कम लोग जिनका परिवार यहाँ छोटी छोटी बिजनेस करता था, दुकान, रेस्टोरेंट, ये सब चलाते थे, वो गुजरात, पंजाब से आए। लेकिन 1990s के बाद, 1990 के बाद जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति आई, इतने सारी कंपनियां यहाँ पे उनको एजुकेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ट्रेंड लोगों की जरूरत थी, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, नौकरियां मिली, वीजा मिला, इमिग्रेशन हुआ। उसी के दौरान हमारे जवान लोग जो ऐसी शिक्षा पा चुके थे, जिनको ट्रेनिंग थी, उनको भी वो अवसर मिला। और सबसे ज्यादा इमिग्रेशन जो हमारे जवान लोगों को हुआ यहाँ पे, वो 1990s के बाद हुआ। और अब इस वक्त थोड़ा सा पूरे मुल्क में थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो तंत्र है, ये आगे बढ़ेगा, और बहुत सारे लोगों को इमिग्रेशन का मौका भी मिलेगा, और आगे योगदान करने के काबिल होने के लिए उनको साधन भी मिलेंगे। भारत के लोगों से कैसे कनेक्ट कर रहा है एआईसी, अंबेडकर देख इंटरनेशनल सेंटर? जी हाँ। देखिए, सोशल मीडिया का इसमें सबसे बड़ा रोल है। आप जानते हैं, आपसे बात हो रही है, आपकी कितने हजार लोगों से बात होगी जो आप इन बातों के बारे में बताएंगे। इसी तरह से हमारे पर्सनल जो ग्रुप्स बने हैं, जैसे व्हाट्सएप है,
फेसबुक है, तरह तरह की सोशल मीडिया अवेलेबल है, वो सब बहुत, उसने बहुत मदद की है। क्योंकि इतना काम जितना अगले पिछले 12 साल में हम कर पाए हैं, 15-13 साल में, वो पिछले 50-60 साल में भी नहीं हुआ। नहीं, भारत, और मेरा सवाल ये है, जी अच्छा भारत, अब तो भारत में हम लोगों ने बहुजन मीडिया का कॉन्सेप्ट दिया, चूंकि टीवी अखबार में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो क्या जो जी हमारे एनआरआई हैं, बहुजन समाज के लोग, वो देखते हैं भारत के किन किन सोशल मीडिया को देखते हैं? आ, वो देखते हैं, लेकिन हमारा जो ग्रुप है उसमें तरह तरह के कांटेक्ट वाले लोग मेंबर भी हैं। जैसे मैं सिर्फ बहुजन ग्रुप का मेंबर ही नहीं हूं, मैं यू नो यहाँ पे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट स्टेट ऑफ इलिनॉय में रहा हूं। मैं यहाँ पे क्रिश्चियंस ग्रुप के साथ मैंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन काम किया है और अत्याचारों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। मैंने मुसलमानों के साथ माइनॉरिटीज के इशू उठाने के लिए उनकी, जैसे मैं यहाँ की अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम इंडिया में हर साल उनका गेस्ट स्पीकर रहा हूँ, अपनी बात रखी है, उनकी बात सुनी है। तो ये सब तरीके इंटीग्रेट करना, लोगों के साथ मिलकर चलना, ये पुरानी कहावत है, अगर हम ही रहे तो हम क्या हैं, और तुम ही रहे तो तुम क्या हो। तो हम, हमारा ये तौर तरीका है कि हम जो और लोग पीड़ित हैं उनकी भी पीड़ा हम समझ सकें, उनको भी हम आवाज दे सकें, डॉक्टर उनकी भी डॉक्टर आवाज आए। डॉक्टर डॉक्टर राहुल दीपांकर, आपने ग्लोबली ख्याति प्राप्त की है, आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपने एक संस्था भी बनाए हैं, प्रोडक्टिव सोसाइटी भी कर रहे हैं। भारत में और ग्लोबली जो लोग आपको देखेंगे उनको क्या क्या आप कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं। ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि जो हमारे पास है, जो हम हैं, वो सब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। और अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर उसी श्रद्धा के मुताबिक बनाया गया है। हम सब, हमको मालूम है कि हम अंबेडकर नहीं बन सकते, लेकिन वो काम कर सकते हैं जिससे अंबेडकर स्पिरिट को एक गर्व पैदा हो, और जो बाबा साहब कह के गए हैं उन पे चल चल के हमारे समाज के भाई बहनों को ये गर्व महसूस हो कि दुनिया भर में हमारे हिमायती हैं, हमारी बात आगे बढ़ सकती है, सुनाई जा सकती है और दूसरे लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। ये अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर करेगा। और ये मैं सबको बताना चाहता हूं कि भारत से बाहर सबसे बड़ा स्टैचू, मूर्ति, जिसको हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी या इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं, ये एआईसी सेंटर में मैरीलैंड में लगवाया। जो भारत के बाहर सबसे बड़ा स्टैचू, ये अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की अचीवमेंट है। और मैं माफी चाहता हूं, कभी कभी बीच बीच में अंग्रेजी का शब्द आ जाता है, क्योंकि आप इतना अच्छी दिन हो गया। बोल सकते हैं, जी हाँ। जी। तो आ, ये ये मैं वादा करना चाहता हूं और भरोसा दिखा देना चाहता हूं हमारे भाई बहनों को, बहुजनों को, पूरे भारत में और भारत से बाहर जो रहते हैं उनको भी, कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या दिखाई देगी, जब भी हमारे सामने कोई अत्याचार की उदाहरण हमारे सामने आएगा, उसको हम सिर्फ चुप करके नहीं बैठेंगे, उसको बाहर लाएंगे, उसको दुनिया भर में फैलाएंगे, उसका विरोध करेंगे, और उसके उसके खिलाफ जो भी पुशबैक हम पूरे समाज की हिमायत में जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर राहुल दीपांकर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे एआईसी, इंटरनेशनल अंबेडकर सेंटर ग्लोबल, जो एक संस्था है जो बहुजन समाज के लोग चलाते हैं। उसका हेडक्वार्टर मैरीलैंड में है। डॉक्टर राहुल दीपांकर जो हैं वो हमारे साथ शिकागो से जुड़ रहे थे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, और दुनिया के हर यूनिवर्सिटी में लगभग उनकी मूर्तियाँ हैं। भारत में लोग हैं जो उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, लेकिन एक खास बात जो इस बातचीत में पता चला
कि जाति जाति नहीं है। लोग देश के दूसरे हिस्से में भी जाते हैं तो जो जातिवादी मनुवादी सोच के हैं वो अटैची में, सूटकेस में जातिवाद लेके जाते हैं। खैर, शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत के लिए। जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये आपकी क्षमता की वजह से हमारी बात आप तक पहुंचती है और आप वहां की बात हम तक पहुंचाते हैं। ये पूरा तंत्र जो है, भारत के उन तमाम हाशिए के 90% लोग, लगभग 130 करोड़ लोगों की बात हम लोग लगातार उठा रहे हैं। जी 150 करोड़ में लगभग 130 करोड़ आबादी जो है, 135 करोड़ वो SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों की है, और वो भारत में विक्टिम है, भारत में पीड़ित हैं। तो हम जी, उनकी बात लोग कोशिश करें कि उनकी बात को ग्लोबल पहुंचा सके सोशल मीडिया के जरिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना भारत चाहता की हूं आपका। तमाम इस तरह की खबरों के लिए आप नेशनल दस्तक से जुड़े रह सकते हैं। हमारा ट्विटर एक्स हैंडल है, हमारा यूट्यूब चैनल्स है, हमारे फेसबुक पर आप नेशनल दस्तक के नाम से देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नीला सलाम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।